हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स का। और डेडिकेटेड वीडियो है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए सफिशिएंट वीडियो है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है। अगर ये वीडियो आप देखेंगे और जो क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ, अगर उस पर आपकी कमांड है, उस पर आपकी पकड़ है, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बड़े ध्यान से अगर आप इसको देख लेंगे तो पूरे साल की मेहनत आपकी बच जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आता है आपके सामने व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आपको डिफरेंस बताना है मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको समझना है मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू अ थिंग विच इज़ बिगर, मतलब बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पे किसी छोटी चीज़ को मापने के लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो इकोनॉमी में दो तरीके की चीज़ें हैं। पहली होती है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप मैक्रो की बात करेंगे। और जो छोटे लेवल पे होती है उसको आप माइक्रो लेवल पे काउंट करते हो। तो दो तरीके से आपको याद रखना है, माइक्रो फॉर द बिगर थिंग्स एंड मैक्रो फॉर द स्मॉल थिंग्स, इतना याद रखना है। और इसका नाम किसने दिया था तो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम रागनर फ्रेंच, यानी 1933 में रागनर फ्रेंच ने इसका नाम दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। किस चीज़ पे ये काम करती है? ये काम करती है डील्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी काम करती है उसके ऊपर ये बताते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी इज वर्किंग कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था काम कर रही है आपकी, तो उसके बारे में बता रहा है। तो इट इज कंसिडर्ड with the behavior and performance of the aggregate or the wholes such as aggregate output। अब किस किस चीज़ के ऊपर ये बात करता है ये आपको याद रखना है। तो पहला आता है सच एज एग्रीगेट आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट मिला है, जनरल प्राइस क्या है किसी भी चीज़ की, क्या लेवल है उसका, नेशनल इनकम कितनी है, और लेवल ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर पा रहे हो आप, एग्रीगेट ऑफ सेविंग आप कितनी कर पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी, इकोनॉमिकल ग्रोथ आपकी कितनी है। ऑल द थिंग्स इज कमिंग इन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सारी की सारी चीज़ों के बीच में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, स्मॉल चीज़ों के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इतना फोकस नहीं होता। ठीक है। अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द बिग पिक्चर व्यूज ऑफ द इकोनॉमी, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलती है। इट्स अटेम्प्ट्स टू डील विद द बिग इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ एंड एग्रीगेट लेवल सच एज, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वाई ग्रोथ रेट इज लेस देन एक्सेप्टेड ग्रोथ रेट। मतलब आपने पहले सोचा था कि इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए अप्रॉक्स 8%, पर वो हो रही है 6%, तो बाकी की 2% क्यों कटी, उसका रीजन ढूंढने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करती है। किस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है, कौन कौन से और स्टेप्स को उठाया जा सकता है, ताकि जो आपने एक गोल सेट किया है कि मुझे 8% से फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में 8% से ग्रो करना है, तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। आपने जो गलती करी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाई आर जॉब्स प्लेंटीफुल इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर्स। मतलब जॉब्स कहीं कहीं पे तो हैं, कहीं पे जॉब्स नहीं है। मतलब कहीं पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पे आपको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो रही है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या रीज़न है, कहीं पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक तो स्किल का भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, एक तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। बट वो जो रीजंस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, और टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है किसी भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को रिजॉल्व करने में इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब आता है आपके सामने तीसरा, वाई द प्राइसेस गो अप रैपिडली एट द समटाइम्स। मतलब समटाइम्स इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो जाती है, जैसे फ्यूल प्राइस भी बढ़ जाते हैं, फूड कमोडिटीज़ के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ऑटोमोबाइल्स के भी प्राइस समटाइम्स बढ़ जाते हैं। तो ये प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी डिटेल स्टडी की जाती है। क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनका मेन काम यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा जाए। इसको 3.5 या 4% के आसपास ही रखा जाए, ज़्यादा इसको ना रखा जाए। क्योंकि देखने को मिलता है ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब क्या, सही से सरकार नहीं चला पा रहे हो। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, बिल्कुल मिडिल क्लास पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, और किसी भी सोसाइटी की बात हम कर लें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना चाहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
ठीक है, तो ये किस में आएगा आपका, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा, तो यू हैव टू बी रिड्यूस द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब आता है वाई हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्ट सो लॉन्ग। अभी पूछ रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेशन क्यों चलती है। अब बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेशन चल रही है, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली ग्रोथ हो रही होगी, बट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसके पीछे भी तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना इकोनॉमी के ऊपर। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का पहला कारण ये हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। जब डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम होती है तब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। या फिर आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं या फिर एग्रीकल्चर जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है पर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक तरीके से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या होगा, जो आपकी करेंसी वो वीक होती चली जाएगी। और चौथा हो सकता है कि फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज होते चले जाएं। अगर इंडिया जैसी कंट्री के लिए देखा जाए तो फ्यूल प्राइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं ना, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे कम खर्चे ज़्यादा, तो एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो सही से पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं कर पा रही हैं तब भी एक तरीके से इन्फ्लेशन आपकी बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो ये भी कुछ कारण है। नेक्स्ट आता है वाई इंडियन वीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होता है या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ऑलवेज इन डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट घाटे में क्यों होते हो आप। मतलब आपके पास 500 रुपये है और आपने खर्चा कर लिया 600 रुपये का, तो ये 100 रुपये का जो खर्चा हुआ है एक्स्ट्रा वो क्यों हुआ है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो जनरली यही होता है, जो कंट्री अभी डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों से चीज़ों को खरीदना पड़ता है। इसी वजह से क्या करना पड़ता है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है पैसा। और ये भी होता है कि आप ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हो, एक्सपोर्ट आप कम कर पाते हो, बिकॉज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इन्वायरमेंट अभी है नहीं, तो आप दूसरों से चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हो। तो इसी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। और समटाइम फ्यूल आप जब ज़्यादा खरीदते हो और फ्यूल पर बैरल का जो रेट होता है जब वो बढ़ जाता है तब भी आपके साथ यही सीन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने इस चीज़ में डाले हुए हैं कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी एक चीज़ में प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं तो उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ वाई फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया फेल टू अचीव देयर गोल्स। अब देखो, फिजिकल पॉलिसीज या क्या फिजिकल पॉलिसी, मतलब आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है। ठीक है, अभी क्या है, मोदी जी शासन कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है शासन, उनका एक टारगेट सेट किया था कि 2025 तक आपको 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना पड़ेगा। अब 5 ट्रिलियन की इकॉनमी तो बन नहीं पाए भाई अभी तो। ठीक है, अभी तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी भी बन नहीं पाए हैं। ठीक है, बट अप्रोक्स 2025 तक हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी तो बन जाएंगे। ठीक है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कि 1 ट्रिलियन से कम रह जाएगा, 1 ट्रिलियन पीछे रह जाएगा। तो जो आप गोल्स को सेट करते हो उनको अचीव नहीं कर पाते हो, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये होता है जब इनस्टेबिलिटी होती है, मतलब कंट्री स्टेबल नहीं होती है, सरकारें बार बार आती और जाती रहती हैं, तब भी ऐसा होता है। बट अभी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल है 2014 से, अभी लगातार 10 साल तक स्टेबल रही है। ठीक है, अभी 2024 में 10 साल हो जाएंगे, मतलब 10 साल से स्टेबल है। तो ये कारण तो नहीं है कि स्टेबल नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि फंड की कमी हो जाती है, एक तरीके से दूसरी कंट्रीज आप में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं तब भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो। तीसरा ये भी हो सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो डिमांड है कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा है बट उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, और स्किल की भी कमी हो सकती है। तो ये कुछ कुछ ऐसे कारण हैं कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो फेल्ड हो रही हैं, इसके पीछे ये कारण है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डिस्कस किया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके सारे के सारे फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में जरूर लग के आएगी, ध्यान से प्रिपेयर करके जाइएगा और अच्छे से लिखना है, आपको डिटेल में लिखना है। अब आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज डीलिंग विद अ बिगर थिंग, और जो मैक्रो है इट इज डीलिंग विद अ स्मॉल थिंग। ये बिग है, स्मॉल है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अगर मीनिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी द इकोनॉमी हैज एन होल एंड नॉट अ सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक किसी सिंगल यूनिट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी सिंगल यूनिट की बात ना करते हुए सारी की सारी यूनिट्स को जोड़कर होल, मतलब
प्रॉपर स्टडी की जाती है, सारी की सारी रिसोर्सेज को जोड़ के, आपके एक्सपोर्ट्स को जोड़ के, एवरीथिंग को जोड़ के यहाँ पे आप बात करते हो। वहीं पे अगर हम मैक्रो की बात कर लें, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें क्या करते हो आप, जो माइक्रो है इसमें आप स्मॉल इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात कर रहे होते हो, इसमें स्मॉल एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स क्या होते हैं आप, इसमें स्मॉल एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स, और इसमें आपकी बड़ी फर्म्स होती है, सबको जोड़ के करते हो आप, ठीक है। अब कंसर्न्स की अगर बात कर लें तो क्या होता है इसमें, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जैसे मुद्दों पर बात की जाती है इसमें, ठीक है। इसमें ये रीजंस है। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने पर्टिकुलर हाउस होल्ड फॉर्म एंड इंडस्ट्री। इसमें आ जाता है कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एमएनसी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है आपका। माइक्रो में, मैक्रो में सारी की सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है, बड़े बड़े मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रीजंस हैं जिन पे हम बात करते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है आपके सामने कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं। जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, फ्लो जो चीज़ फ्लोट करती हैं, या फिर एक तरीके से बोल, फ्लो का मतलब क्या होता है, थिंग विच कैन फ्लो, मतलब इजीली फ्लो कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टॉक जो एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या है। यहाँ से देखिए, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पीरियड पे किसी भी चीज को मापा जाए। जैसे कि अभी मेरे पास मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट, इस वक्त मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ठीक है। तो अभी की बात करूँ तो ये स्टॉक है। दूसरी की अगर बात करूँ, ऑन 1 मार्च देयर इज 1 लाख इन योर बैंक अकाउंट, और मैं ये बोल सकता हूँ 1 मार्च में या फिर 1 मार्च तक मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, या फिर 1 मार्च को ही मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो ये भी आपका स्टॉक होता है। पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हो, डे की बात कर रहे हो, आर की बात कर रहे हो, मिनट की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, माइक्रो सेकंड की बात कर रहे हो। इसमें स्टॉक में क्या होता है, सारी की सारी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हो आप, ठीक है। स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम। वेरिएबल का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। इसमें एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा। जो मैंने डाला हुआ है वो है आपका लेबर फोर्स, वेल्थ, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट। इस सारे के सारी चीजें पर्टिकुलर पॉइंट पे ही काम आती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट को ही इंडिकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लो। क्या होता है फ्लो, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये क्या करती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड की बात करती है, एक लॉन्ग फेज की बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, योर ब्रदर इज गिविंग यू 500 पर मंथ पॉकेट मनी एंड डेली योर स्पेंडिंग 10। उसमें क्या होता है, एक फेज आ गया कि हर महीने मुझे 500 देता है, मैं हर रोज 10 रुपए खर्च करता हूँ। उसमें हम क्या बात कर रहे थे, पर्टिकुलर टाइम की, इसमें हम टाइम फेज की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो फ्लो में ड्यूरेशन आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है, स्टॉक में ऐसा नहीं होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम ड्यूरेशन हियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो रिफर्स वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड। ध्यान से समझिए, फ्लो रिफर्स अ वैल्यू, किस चीज की बात करता है, रिफर्स अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड। एक तरीके से समय के साथ साथ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। देखो क्या है, समय के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, पैसे का एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से उसकी कीमत कम होती चली जाती है। तो फ्लो में जनरली क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर फ्लो बनता चला जाता है, एक पर्टिकुलर एक तरीके से फॉर्मेशन बनता चला जाता है। अब इसमें आप एग्जांपल समझो तो और समझ आएगा, जैसे कि इनकम, एक्सपेंडिचर, मनी ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट, डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है, तो एक टाइम ड्यूरेशन, एक फ्लो ऑफ टाइम है, उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने समझा होगा स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक में हम बात कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, फ्लो में हम बात कर रहे होते हैं टाइम फेज में। उसमें 1 मंथ हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 डे हो सकता है, इवन 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है। एफडी वगैरह भी फ्लो में आती है, स्टॉक में नहीं आती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखो, सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि सर्कुलर का मतलब होता है वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, सेमी गवर्नमेंट की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कोई भी फर्म, कोई भी एक तरीके से एमएनसी, इवन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की फर्म कभी भी इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकती। आपको क्या करना होगा, आपको एक दूसरे का साथ लेना होता है, साथ मिलकर ही आप ग्रोथ कर सकते हो। तो सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि साथ यूनाइट होके
एक दूसरे का सहारा बनते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ को अचीव कर रहे होते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रहा होता है, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इतना आपको याद रखना है, बाकी का जो भी है सब समझ आ जाएगा, ध्यान देना है बस आपको थोड़ा सा। क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। पहला आता है इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या है, इट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, याद रखना है, इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, हाउस होल्ड डोंट सेव एनी पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब क्या होता है, हाउस होल्ड जो होते हैं डोंट से, वो सेव नहीं करते एनी पार्ट ऑफ द इनकम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग्स, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता। फोर्थ आता है आपके सामने जो ध्यान देना है आपको, द फर्म सेल ऑल व्हाट दे प्रोड्यूस, मतलब फर्म ने जो भी प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा बेच देती है, ठीक है, उसके पास पावर है, वो सब कुछ बेच सकती है। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। अब क्या यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ पेमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर, सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म एंड द सेक्टर एंड द इकोनॉमी, सारी की सारी चीजें इसमें आपकी आ जाएंगी, हाउस होल्ड वगैरह सारी की सारी चीजें इसमें आपकी कनेक्टेड होती हैं इकोनॉमी के साथ, ठीक है। अब आता है एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम, डायग्राम के साथ इसको और अच्छे से समझा जा सकता है, ये आपको साइड में डायग्राम दे के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से समझिए आपका हाउस होल्ड यहाँ पर दे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको फर्म्स दे के रखी हुई हैं, यहाँ से कोई चीज़ जाइए फैक्ट, यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, जैसे कि मैंने बोला फैक्टर सर्विस एंड रियल फ्लो, यहाँ पे क्या वापस आ रहा है, क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रियल फ्लो, ठीक है, यहाँ से आपका फैक्टर पेमेंट, ठीक है, मनी फ्लो हो रहा है, यहाँ से आपका एक्सपेंडिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मनी फ्लो, एक्जैक्टली यहाँ पे भी आपको क्या देखिए, फैक्टर मार्केट एंड अपर हाफ एंड कमोडिटी मार्केट ऑफ लोअर हाफ, ठीक है, ये अपर हाफ होता है, ये आपका लोअर हाफ होता है, यहाँ पे आप कमोडिटीज को रखते हो, यहाँ पे आप क्या रखते हो, यहाँ पे आप मार्केट के प्राइसेस को रखते हो, ठीक है। तो ये क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द एक्सपेंडिचर इन टू सेक्टर, किस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर हो रहा है टू सेक्टर मॉडल में, यानी किस तरीके से आप पैसा दे रहे हो उसके बाद चीज़ों को रख रहे हो, उसकी बात हम बात करें। तो एक्सप्लेनेशन वाला डायग्राम हमने यहाँ पे देखा है, अब यहाँ पे ध्यान से और समझते हैं। अब क्या है, द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब जो ऊपर वाला है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो एक तरीके से आपको शो कर रहा है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ फैक्टर्स, पेमेंट फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड, और पेमेंट हाउस होल्ड एंड फर्म्स को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे सामने द इनर लूप, जो अंदर वाली जो लूप्स हैं क्या शो कर रही हैं, द इनर लूप शो द फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब फ्लो मतलब गुड्स का किस तरीके से फ्लो हो रहा है, एंड देन सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के बारे में बता रहा है फ्रॉम द फॉर्म टू द हाउस होल्ड एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग टू लोअर फ्लो ऑफ कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का कंजम्पशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है उस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म, और एक्सपेंडिचर किस तरीके से हो रहा है हाउस होल्ड से लेके फर्म तक, ये भी बता रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला हमें क्या बताता है, द एंटायर, ठीक है, द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय अ फर्म एज अ फैक्टर पेमेंट इज पेड बाय द फैक्टर ओनर्स टू द फर्म, ठीक है, ये आपको याद रखना, जो एंटायर अमाउंट ऑफ मनी है विच इज पेड, किसको पेड किया जा रहा है, फर्म को पेड किया जा रहा है एज अ फैक्टर पेमेंट, इज पेड बाय द फैक्टर ओनर टू द फर्म, और ये फैक्टर पेमेंट ऑफ द फर्म को भी पेमेंट होती है आपकी, ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे सामने डिफरेंस बताना है आपको, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, इनके बीच में आपको सिंपल सा डिफरेंस बता देना है, ठीक है। पहले हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी हमारी क्या है, उसके बाद हम रियल जीडीपी पे ही चलेंगे। सो नाउ जीडीपी इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो जीडीपी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी की सहायता से आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपैरिजन उसकी जीडीपी से हो सकता है, अगर हम चाहें अमेरिका का कंपैरिजन चाइना के साथ कर सकते हैं, चाइना का इंडिया का साथ, इंडिया का फ्रांस के साथ, फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ डेनमार्क, मतलब अलग अलग कंट्रीज का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो जीडीपी के साथ। तो बोल सकते हो जीडीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की कंपैरिजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जीडीपी इज नाउ अ काइंड ऑफ अ इंडिकेटर जो किसी भी कंट्री की वेल्थ के बारे में बताने में हमारे सक्षम है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम नॉमिनल जीडीपी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जीडीपी मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइसेस, जो करंट ईयर होती है उस पर मेजर किया जाता है। जीडीपी क्या होती है, करंट ईयर प्राइस पे आप मेजर करते हो, डज नॉट मेजर एक्यूरेट द, अब क्या है, डज नॉट मेजर एक्यूरेटली द इकोनॉमीज परफॉर्मेंसेज, बट एक्यूरेटली मेजर इसको नहीं किया जा सकता,
समटाइम क्या होता है, इट विल प्रोड्यूस अ मिसलीडिंग पिक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी। और समटाइम मिसलीडिंग होती है, मतलब इतनी क्लियर नहीं होती, इतनी क्लियर कट नहीं भी होती है, समटाइम मिसलीडिंग भी होती है, ये आपको याद रखना है। इट विल प्रोड्यूस अ मिसलीडिंग पिक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी परफॉर्मेंसेस बिकॉज इफ द प्राइसेस डबल्ड, अगर प्राइसेस डबल हो जाते हैं विदाउट चेंज इन द क्वांटिटीज, अगर क्वांटिटीज में, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है बट आपके प्राइसेस डबल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जीडीपी ऑल्सो डबल विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक एबिलिटी टू सेटिस्फाई द डिमांड। अब इससे आपको क्या पता लगता है, जीडीपी ऑल्सो डबल, जीडीपी आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। क्यों डबल हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देखा है, जब भी आपके प्राइसेस डबल हो जाएंगे विदाउट चेंजिंग इन क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्वांटिटीज में चेंजेस नहीं आएगा तो क्या होता है, जीडीपी ऑल्सो डबल, जीडीपी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, विच रिफ्लेक्ट्स, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, इकोनॉमीज एबिलिटी, इकोनॉमी की एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, टू सेटिस्फाई द डिमांड, किस चीज़ को सेटिस्फाई करी, डिमांड हैज़ डबल, और जो आपकी डिमांड है जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो भी डबल हो जाएगी, वेयर्स इन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ दैन एवरी गुड प्रोड्यूस रिमेन द सेम, जो कैसा होगा, जो बाकी के जो गुड्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, कैसे होंगे, सेम होंगे, रिमेन सेम होंगे। जैसे कि यहाँ से और समझ आएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर द करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस पे मेजर किया जा रहा है किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को, क्या कहलाता है आपका, नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। तो क्या है नॉमिनल जीडीपी, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर एट अ करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस पे जिसको मेजर किया जाता है उसी को बोला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में इसका हमें बता देता है कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी भी हमने डिस्कस किया, अब हम रियल जीडीपी डिस्कस करेंगे। सो देयरफॉर टू मेजर द एक्चुअल इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेज, अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपको ध्यान देना है। देयरफॉर टू मेजर द एक्चुअल इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेज, एक्चुअल इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेज आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी मेजर यूजिंग अ कांस्टेंट प्राइसेस। अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप मेजर कर रहे हैं प्राइसेस को, इस कॉल्ड अ रियल जीडीपी, इसी को आप क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। हेंस रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। अब किस चीज़ की बात करें यहाँ पर, हेंस रियल जीडीपी इज बेटर, रियल जीडीपी बेटर क्यों है, इसलिए बेटर है, रियल जीडीपी इज बेटर मेजर इकोनॉमिक वेलबींग, क्योंकि ये इकोनॉमिक वेलबींग को बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है, विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइसेस, और जो आपके प्राइसेस में चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। इट शोज व्हाट वुड हैपन, ठीक है, इट शोज व्हाट वुड हैपन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इट शोज व्हाट वुड हैपन टू देन एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट इफ क्वांटिटी चेंज बट द प्राइसेस नॉट, मतलब क्वांटिटी चेंज हो गई है, ठीक है, क्वांटिटीज आपकी चेंज हो गई बट प्राइसेस में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। नाउ अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में आता है वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड यूजिंग अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस ऑफ द बेसिस ऑफ ईयर। इसका मतलब क्या है आपका, जो आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं जो मेजर की जा रही हैं, कब मेजर की जा रही है, यूजिंग अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस, कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस ऑन द बेस ईयर, मतलब बेस ईयर पे कितना उनका प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके आधार पर आपकी रियल जीडीपी निकाली जा सकती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिस्ट द डिफिकल्टीज, ठीक है, लिस्ट द डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया, मतलब नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। सो द प्रिंसिपल फैक्टर विच लीड टू द एरर, ठीक है, कौन कौन से एरर्स आते हैं नेशनल इनकम एमिनिटीज estimates can be classified into the conceptual and the statistical difficulties, ठीक है, पहला आता है आपका conceptual and the statistical difficulties आती है, पहला आता है आपका conceptual difficulty, उसके बारे में बातें आप हम करेंगे। conceptual difficulties are those arising from the limitations of the concept use and then effort made and estimators to fit the available status on the conceptual framework of aggregate। The limitation would arise only when the concepts आर स्टिल टू बी स्टैंडर्डाइज। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बोलते हैं टेक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्चुअल है, मतलब क्या है कि जो पूरा पूरा डेटा है उसको सही से रीड आउट करने के लिए या फिर सही से उसमें चीज़ों को सुधार करने के लिए
हमें यहाँ पर काम करना होगा। अगर हम सुधार नहीं कर रहे हैं, एक बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ों को चेंजेस करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो स्टैंडर्डाइज एक तरीके से हमें अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब डबल काउंटिंग क्या होता है? मतलब डबल काउंटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ डबल काउंट ना हो, एक ही बार काउंट हो। अगर डबल काउंट होगी तो रिजल्ट आपको डबल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज एंड द नॉन मॉनिटरी सेक्टर इन इंडिया। अब क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नॉन मॉनिटरी सेक्टर? जो नॉन मॉनिटरी सेक्टर है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलती है, डबल एंट्री या डबल काउंटरिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि दिक्कत कर रही हैं किस चीज़ में, जो नेशनल इनकम है उसको अच्छे से मेजर करने में दिक्कत कर रही हैं। तो ये आपको याद रखना है, डिफिकल्टी ऑफ द डबल काउंटिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नॉन मॉनिटरी सेक्टर इन इंडिया, ये कुछ कुछ याद रखना है आपको। फिर आता है द प्रिंसिपल फैक्टर विच लीड टू द एरर इन नेशनल इनकम। जो प्रिंसिपल फैक्टर है उसमें आपको जो स्टैटिकल डिफिकल्टीज हैं उसमें भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टैटिक्स क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पिंग, किस चीज़ में हेल्प करती है, किसी भी डेटा को बहुत अच्छे से समझने में, एनालाइज करने में, और इवन प्रिडिक्शन में भी हेल्प करती है। किसी भी फॉर्म की आप प्रिडिक्शन कर सकते हो उसके प्रीवियस डेटा को देखकर। अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स होगा तो आप और अच्छे से काम कर सकते हो। तो स्टैटिकल डिफिकल्टीज की वजह से भी दिक्कत होती है, तो इसको भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत हमें दिखाई देती है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डाटा ऑन द प्रोडक्शन, मतलब एब्सेंस मतलब होता है प्रॉपर डाटा नहीं होता है, इसी वजह से दिक्कत यहाँ पर आपको होती है। दूसरा आता है आपके पास मैनी एंटरप्राइजेज इन इंडिया आर इंगेज इन मोर देन वन फंक्शनल इंडस्ट्री। मतलब एक इंडस्ट्री अलग अलग फंक्शनल इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। मतलब क्या एक इंडस्ट्री और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अगर काम करेगी तो ये दिक्कत होती है उस इंडस्ट्री को किस सेक्टर में रखा जाए। इसी वजह से नेशनल इनकम को काउंट करने में और समझने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलायबल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। जो नॉन रिलायबल मतलब जिसे विश्वास नहीं किया जा सकता, नॉन रिलायबल। ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत है, इसके ऊपर फोकस करना होगा। अदरवाइज नेशनल इनकम को दिक्कत जो आ रही है काउंट करने में वो थोड़ी बनी रहेगी। थोड़ा यहाँ पे फोकस करने की हमें जरूरत दिखाई दे रही है। एज अ गवर्नमेंट लेवल भी हो तो फर्म लेवल भी, कोई भी अगर आप टेक कंपनी भी हो या फिर कोई मल्टीनेशनल एमएनसी भी हो या फिर गवर्नमेंट की कोई एक फर्म है, तो वहाँ पर ये तो होना ही चाहिए, ट्रांसपेरेंट डेटा तो होना ही चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट डेटा नहीं होगा तो आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करोगे? वो एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर जो एक पॉलिसी फ्रेमिंग होनी चाहिए किसी फर्म को आगे ले जाने के लिए वो कैसे बन पाएगी? तो इन सब चीज़ों का काफ़ी मेजर रोल रहता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है थोड़ा ये देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जनरली यही है कि दो आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, बट आपको 1000 रुपये पे करने हैं, आपके पास सिर्फ 700-800 रुपये ही हैं, मतलब 200-300 रुपये की आपको ज़रूरत और है। तो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आपके पास पैसा कम होता है तो क्राइसिस आ जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और किस तरीके से इसको और सिस्टमेटिकली रीअरेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमने आता है आपके सामने द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, क्या है सिस्टमैटिक, क्या है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है आपके पास ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री विच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड पार्ट्स। उसको दो अलग अलग ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज एन करंट अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट, डील्स विद द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो बैलेंस पेमेंट अकाउंट होता है वो डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। पहला आपके सामने आता है वो क्या है, पहला आपके सामने आता है वो है नॉन एज एन अकाउंट, करंट अकाउंट। क्या आता है आपके पास, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो करंट अकाउंट है डीलिंग विद इन पेमेंट्स, पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम एंड ट्रांसफर, इन सब पे फोकस करता है। अदर पार्ट विच इज नोन एज एन कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट डील्स विद द ट्रांजेक्शन इन एसेट्स। अभी एसेट्स वगैरह की जो आपका क्या क्या एसेट्स हैं उन सब के यहाँ पर उन सबको समझता है, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। सो these two part of the balance of payment is also known as component of the balance of payment। वो अलग अलग कंपोनेंट्स में भी समझा जा सकता है। पहला आता है करंट अकाउंट, दूसरा आता है आपके पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट, दो तरीके के अकाउंट आपके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि ये सारी सारी जो चीज़ें आपकी हुई है ये आपको फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अब आता है आपको सामने डिफाइन मनी सप्लाई एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई को समझना और उसके कंपोनेंट्स को आपको समझना है। सो अब मनी सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी की सप्लाई बनी रहेगी तो सर्कुलेशन फ्लो
जो मनी होता है वो बना रहता है, मतलब पूरे की पूरी सोसाइटी में मनी का फ्लो अगर बना रहेगा तो पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो काफ़ी परफेक्टली काम करता रहेगा आपका। तो मनी सप्लाई मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी सर्कुलेटिंग अमंग द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इन इकोनॉमी। द सप्लाई ऑफ द मनी इज कंप्राइज ऑफ द टू कंपोनेंट दैट इंक्लूड करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट अवेलेबल विद बैंक्स। मतलब जितना भी अमाउंट अवेलेबल है उसके बारे में बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, कितना अमाउंट अवेलेबल है और किस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है मनी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और जो फ्लो ऑफ इनकम है वो भी बना रहे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपोनेंट ऑफ मनी में करेंसी ऑफ कंपोनेंट एंड डिपॉजिट कंपोनेंट दोनों आ जाते हैं आपके पास, करेंसी कंपोनेंट एंड डिपॉजिट कंपोनेंट बोथ। ठीक है, करेंसी कंपोनेंट एंड डिपॉजिट। करेंसी कंपोनेंट आपको पता है इट इज रिलेटेड टू द करेंसी जो आपके पास नोट्स होते हैं उनसे, और डिपॉजिट जो आपने बैंक में जमा कर रखा है, वो दोनों आ जाएंगे आपके इसमें। अब आता है एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन द सिंगल बैंकिंग सिस्टम। सिंगल बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें, और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए। द मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ एन कमर्शियल बैंक। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर द कमर्शियल बैंक इज एन डिपॉजिट। जो कमर्शियल जो बैंक होती हैं अगर उनमें आप डिपॉजिट ही नहीं करोगे तो किस तरीके से वो रन कर पाएंगे, नहीं रन कर पाएंगे ना, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इज द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, और पब्लिक उनको अंदर डिपॉजिट करती है। लोन दैट आर गिवन टू द बोरर ऑल्सो मेंटेन्ड एज एन डिपॉजिटर एंड रिस्पेक्ट ऑफ द नेम। और एक तरीके से लोन्स वगैरह तभी प्रोवाइड करती है जब आप उसके अंदर जमा करते हो जाके पैसे। तो ये क्या है, इसका पैसा उठा के दूसरों को देना और दूसरे का पैसा उठा के तीसरों को देना, तो ये बैंक में आपका चलता रहता है। और आप पैसे जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, एफडी वगैरह में भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो एवरी लोन क्रिएट एंड डिपॉजिट, और जो जितने भी लोन्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं डिपॉजिट को। सो दिस क्रिएशन ऑफ द डेरिवेटिव डिपॉजिट मीन्स दैट क्रिएशन ऑफ एन क्रेडिट गिव्स एन सर्टेन अमाउंट ऑफ एन कैश बैंक कैन क्रिएट इन मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट। और इसी से बैंक क्या करती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रेडिट को क्रिएट करती है जब आप जाके बैंक में जमा करते हो। जब आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए को जमा किया है, तो दूसरा व्यक्ति अगर 50,000 के लोन के लिए जाएगा तो उसको 50,000 का लोन मिल जाएगा क्योंकि बैंक के पास पैसा है। बट उस जो 50,000 व्यक्ति लेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 2%, 3% या 4% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक के पास पैसा भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। अगर आपको 1 लाख की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपना 1 लाख भी निकाल सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफडी वगैरह में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है टाइम फिक्स चलता है, 2 साल तक आप नहीं निकाल सकते हो पैसा। तो अलग अलग तरीके से काम होता है, ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, in the process of the multiple credit creation, the total amount of the derivative deposit that a bank creates a multiple of the initial cash reserved. The banking system has many banks. The banking system has many banks in it, and it can grant loan to the excess of the cash it's create. When a bank create a derivative deposit, it loses cash to another bank. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बैंक दूसरी बैंक की हेल्प तो करती है, जैसे कि आरबीआई जो है आपकी, आरबीआई सारी की सारी बैंक की हेल्प करती है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे सिंडिकेट बैंक हो, चाहे आपकी पीएनबी हो, कोई भी बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सारी की सारी बैंक रिलेट कैसे करती हैं, आपकी आरबीआई से रिलेट करती हैं। तो अब आरबीआई अगर पैसा देगी बैंक्स को तो आरबीआई भी इंटरेस्ट लेती है उनसे, और जो बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसी तरीके से फ्लो ऑफ इंटरेस्ट चलता रहता है कि आप इससे पैसा लेंगे तो आपको दूसरे को पेमेंट करनी ही पड़ती है। उसी के बारे में बात करें, व्हेन बैंक क्रिएट अ डेरिवेटिव डिपॉजिट इट्स लूजेस कैश टू अनदर बैंक। अब क्या है, डेरिवेटिव डिपॉजिट को अगर वो ज़्यादा बढ़ावा देगी तो उसके खुद के जो कैसेज होते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने, द लॉस ऑफ डिपॉजिट ऑफ वन बैंक इज अ गेन ऑफ एन डिपॉजिट फ्रॉम द अदर बैंक। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, द लॉस ऑफ डिपॉजिट, अगर लॉस हो रहा है, द लॉस ऑफ डिपॉजिट ऑफ वन बैंक इज अ गेन ऑफ एन डिपॉजिट ऑफ सम अदर बैंक। The transfer of cash within the banking system create a primary deposit and then increase the possibility of further creation of the derivative deposit। मतलब एक बैंक का घाटा हो रहा है, दूसरे बैंक का फायदा हो रहा है, मतलब एक बैंक से कैश कम दूसरे में अगर बढ़ रहा है, इसको आप क्या बोलते हो, डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलते हो, और ये फर्दर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हमने समझा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारा। आई होप यू गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो देखो, इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी भी फॉर्म में करना चाहोगे तो आप देखोगे उसके पास्ट रिकॉर्ड किस तरीके से है, और उसकी ग्रोथ रेट किस तरीके से, उसका फ्यूचर एवेल्यूशन करके देखोगे कि फ्यूचर में वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कुछ फिनोमिनन होते हैं जिनको देख के आप किसी भी
फर्म में या फिर किसी भी टेक में या फिर किसी भी चीज़ के शेयर्स वगैरह तभी खरीदते हो जब आपको कुछ उसमें फ़ायदा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ों को फोकसली देखोगे। तो एक्सपेंडिचर मेड बाय द बिजनेस सेक्टर ऑन द फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज और द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्पेशली द परचेज ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल गुड्स, इस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि यू वांट टू बी इंटरेस्ट इन समवेयर, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। अब बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक फर्म को आगे बढ़ाना है, किसी भी पर्टिकुलर एक बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके शेयर्स को ऊपर लेके जाना है, उसमें और ज़्यादा वर्क कर आपको करना है, तो उसमें आपको बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। रेजिडेंशियल में मतलब आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे होता है ना, घर बनाने, फ्लैट्स बनाने, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, उसमें आपका रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो दोनों आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारे सामने कि डिफाइन द मॉनिटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, मॉनिटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसको किस तरीके से समझा जा सकता है वो भी हम देखेंगे, उसकी कर्व्स वगैरह किस तरीके से बनती हैं उसको भी देखेंगे। सो मॉनिटरी इक्विलिब्रियम इज इन सिचुएशन वेयर मनी डिमांड इज अ मनी, ठीक है, मनी डिमांड, मनी सप्लाई कर इंटरेस्ट ईच अदर, मनी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होता है। किस तरीके से रिलेटेड होता है? इनवर्सली रिलेटेड होता है, ध्यान देना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका, मनी डिमांड इज इनवर्सली, इनवर्सली किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसा होता है? इनवर्सली रिलेटेड होता है। दैट्स वाई एमडी कर्व, जो आपकी एमडी कर्व है, जो आपकी एमडी कर्व है, इस कर्व की बात हम कर रहे हैं, एमडी जो कर्व है आपकी, इस कर्व की जो हम बात कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड हो जाती है। डाउनवर्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड होता है। किस चीज़ से रिलेटेड होता है? मनी से इनवर्सली रिलेटेड होता है। इंटरेस्ट सीरियल से आपकी जो एमडी कर्व होती है वो डाउनवर्ड रिलेट करती है। स्लोपिंग कर्व, इसको आप स्लोपिंग कर्व और मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट भी कहते हुए। मनी इज सप्लाइड बाय द आरबीआई, मनी किसके द्वारा सप्लाई की जाती है? आरबीआई के थ्रू, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं। सो मनी सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं? मनी सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, कैसी होती है? वर्टिकल होती है, वेयर बोथ कर्व इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड, इसको इसी तरीके से डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कर्व के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे रखी है वो हम पढ़ रहे हैं। दिस कर्व शोज द इफेक्ट of change in money and demand on equilibrium rate of interest and quantity of money. Due to the change in the money demand only the rate of interest will changed. अब क्या होता है? ड्यू टू द चेंजेस मनी डिमांड, अगर मनी की डिमांड में चेंज होगा, ड्यू टू द चेंजेस मनी डिमांड ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। मनी की डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज, क्वांटिटी विल रिमेन सेम और कांस्टेंट, उसकी क्वांटिटी क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी। क्वांटिटी सेम ही रहेगी, डिमांड अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, इतना हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है डिफाइन मॉनिटरी पॉलिसीज एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज आर। मॉनिटरी पॉलिसीज क्या होती है और मॉनिटरी पॉलिसीज क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जनरली देखने को मिलता है कि मॉनिटरी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैंक जो आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसमें मॉनिटरी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टोटली कनेक्टेड होती हैं, ये आपको याद रखना है। ये आरबीआई और आपकी जो बैंक ऑफ जो आपकी जो आरबीआई है और ये इंडियन गवर्नमेंट है उससे कनेक्टेड होती है। सो मॉनेटरी पॉलिसीज रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक से ही कनेक्ट होती हैं रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ मनी इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल, और इसमें बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है टू अचीव द गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों को ऑर्गेनाइज और एक तरीके से लागू किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हो। तो मॉनेटरी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी भी कंट्री को रन करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए मॉनेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज, बिकॉज यहाँ पे इनकम का फ्लो हर व्यक्ति के लिए अलग है। जब हर व्यक्ति के लिए इनकम का फ्लो अलग है तो मॉनेटरी पॉलिसीज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कैश के फ्लो को और इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज अगर हम बात करें तो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, अब ये जनरली किस चीज़ से रिलेट करती हैं? ये सारे के साथ जो रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट्स होता है, दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF,
कॉरिडोर्स, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, ऑल दीज थिंग्स आर यूजिंग बाय द बैंक्स। ये सारी की सारी चीज़ें बैंक इस्तेमाल करती हैं। रिजर्व बैंक जो आपके आरबीआई है, आरबीआई, और इसमें जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो भी कनेक्टेड होती है किसके साथ, बैंक के साथ। और एक तरीके से कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। तो हम जानते हैं कंट्री को रन करने के लिए आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी की सारी चीज़ों को क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है ताकि देश काफ़ी आगे अच्छे से बढ़ सके। इसमें आपका रेपो रेट आ जाता है, रिजर्व रेपो रेट आ जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि एलएएफ आ जाता है, एमएसएफ जिसको आप मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हो, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएसआर, इन सब चीज़ों को इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, मनी के फ्लो को घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी वीडियोस, जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस वीडियो से आपको किसी चीज़ हेल्प मिलेगी, अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।